दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का भूगोल पार्ट 4 धरातल के रूप बदलने वाले वह कारक जो हैं उसका देखते हैं, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा वही उसी को मैं फोकस करती हूँ। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक आंतरिक बल होता है, दूसरा वाह बल होता है। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियाँ यानी पर्वत पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है। तो वह शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी, पवन, समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर समतल बनाती रहती हैं। पृथ्वी की वह शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ होती जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा लाने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अनाच्छादन किसे कहते हैं? अनाच्छादन के अंतर्गत ही अपक्षयन, अपरदन और निरपेक्षण 3 क्रियाएं होती हैं। अब इन तीनों के बारे में पूछते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि क्या क्या होता है। जूनियर में जो वैकेंसी आने वाली है सामाजिक विषय में, इस चैप्टर की बहुत से क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए तो देखते हैं अपक्षयन किसे कहते हैं, जिसे वेदरिंग कहते हैं। अपक्षयन में मुख्य क्या होता है? चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षयन कहते हैं। आप अपना यही बस जानिए। इसमें क्या होता है? टूटे हुए टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। अपक्षयन में कार्य में ताप, वर्षा का जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु, मानव का हाथ होता है। यह मुख्य 3 प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब भौतिक अपक्षयन, इसलिए भी 3 प्रकार का होता है। भौतिक अपक्षयन किसे कहते हैं? चट्टान दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती है, रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती है। इससे चट्टान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और टूट जाती है। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने से शीशा चटक जाता है, उसी तरह चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट कर बिखरने लगती हैं, और हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती हैं। चट्टानों की इस क्रिया को भौतिक अपक्षयन कहते हैं। रासायनिक अपक्षयन क्या होता है? चट्टानों में अनेक प्रकार के भौतिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में सैल के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टान टूटने लगते हैं। इसे रासायनिक अपक्षयन कहते हैं। वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है। जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। अब है आपका जैविक अपक्षयन किसे कहते हैं? बायोटिक वेदरिंग। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होती है। जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि, ये सब जैविक अपक्षयन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं अपरदन, इरेजन किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं और परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। यानी जब जल, पवन, समुद्री लहरें या हिमानी द्वारा चट्टान में टूट फूट होता है तो उसे अपरदन करते हैं। इसमें कटाव या बहाव की क्रिया भी शामिल होती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखते हैं निक्षेपण किसे कहते हैं? डिपोजिशन। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उसके द्वारा बाहर कर लाए गए मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण ही निक्षेपण कहलाता है। प्रवाहित जल, जल का बहता हुआ रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपरदन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा, वेग पर निर्भर करती है। इसलिए नदियाँ पर्वतीय भागों में अधिक अपरदन करती हैं, जबकि मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण करती हैं। अब इसके बारे में आइए जानते हैं। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है और अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की घाटी गहरी और सकड़ी हो जाती है तो इसे गार्ज कहते हैं। गार्ज पूछता है गार्ज का आकार कैसा होता है, तो वी आकार का होता है। इसके किनारे ढाल वाले होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं। जल प्रपात। जल प्रपात, जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी
नहीं काट पाता। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती हैं और नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो जलप्रपात बन जाता है। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्र, नर्मदा नदी पर कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात है। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदान में उतरती है तो गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहने लगती हैं और टेढ़े मेढ़े रास्तों को ही विसर्ग कहते हैं। नदी से सागर में गिरने से पहले बहने की गति अधिक धीमी होती है और इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। भूमिगत जल, आप जानते हैं कि वर्षा का जल कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं चूने की चट्टान मिलती है। जल रीस का चट्टान के भीतर चला जाता है और रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। नीचे बनने वाली इस सुरंग की छत पर जहां पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट के नीचे, ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे के आकार जिसका नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है बन जाता है, जिसे स्टैलेमाइट कहते हैं। कभी कभी इन दोनों को आपस में आप मिलते हुए देखते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियाँ पाई जाती हैं जिसे कास्ट कहते हैं। अब हिमानी का आकार पूछता है। यू आकार का होता है हिमानी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा भूखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड में आया हिमनद ग्लेशियर एक टूटा है। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़े खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं। इसका आकार यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देता है। ये पूछता है हिमानी किसको यू आकार की घाटी में बदलता है, तो वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है और ढाल खड़ा तथा तल चौड़ा होता है। हिमानी चट्टानों को घर्षित कर चूर पर्वत के नीचे भागों में जमा कर देता है। इसे हिमोड़ कहते हैं। पवन तो आप जानते ही होंगे, ये अपर्दन की क्रिया करते रहते हैं। पवन बालू का स्तूप, मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तो पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इसे बालू का स्तूप कहते हैं। छत्रक शिला, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपवर्तन का धरातल के कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होती है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है। इसे छत्रक शिला कहते हैं। समुद्री लहरें, आपने देखा होगा कि आपके गांव के तालाबों में जब पशु स्नान करके बाहर निकलते हैं तो पानी की लहरें किनारे पर टकराती है, किनारों पर जमी मिट्टी की सतह को अपने साथ बहाकर अंदर ले जाती है। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र तटों पर टकराती है और तटों पर जमा मलबे भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती है। कभी कभी वह इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर जमा कर देती है। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्र तलों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को कुलीन बीच कहते हैं। भारत में मुंबई का जुहू बीच, चेन्नई का मरीना बीच आदि कुलीन के उदाहरण हैं। समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रहता है, समुद्र की ओर झुक जाता है। इसे भृगु कहते हैं। ये छोटा छोटा पूछता है, भृगु किसे कहते हैं, पुलिन किसे कहते हैं, गार्ज किसे कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गहरी सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। विसर्ग, जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है उसे विसर्ग कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।